नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के 16वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिवसों से हम मानवीय विकास के अवस्थाओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और आज हम किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, किशोरावस्था जीवन के जितने भी अवस्थाएं हैं, मुख्यतः 4 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन सभी अवस्थाओं में सबसे खूबसूरत अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी मध्य बिंदु है जीवन की जिसमें बच्चे ना ही तो बालपन उनमें रहता है, ना ही तो बाल्यावस्था में होते हैं और ना ही वे प्रौढ़ हुए रहते हैं, ना ही वो मैच्योर हुए रहते हैं। अपितु ये मध्य बिंदु है और ऐसी अवस्था है जहां पर विकास का जो क्रम है वो ठीक वैसे ही दोहराता है अपने आप को जैसे बच्चे बाल्यावस्था में नई चीजें सीखते थे, जानते थे, पहली बार समाज का साक्षात्कार किए थे, पहली बार स्कूल जाते हैं बच्चे बाल्यावस्था के आरंभ में, पहली बार कुछ किताबें, कुछ जगह, हर चीज देखते हैं। ठीक वही पुनरावृत्ति एक बार किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में कुछ ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं हमारे तमाम ग्रंथियों में, जिसके कारण एक बार फिर से ये दुनिया हमें इतनी खूबसूरत सी नजर आने लगती है कि दुनिया को खूबसूरत निगाहों से देखने के लिए कई बार बच्चे जो है अपने आप को आईने में बहुत देर तक निखारना, संवारना और अपने आप को देखना पसंद करते हैं, चाहे किशोर हों या किशोरियां हों। और इसीलिए इस समय दुनिया में जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उसके कारण दुनिया के जो प्रत्येक क्षेत्र हैं उनमें जो कुछ भी स्थितियां चलती रहती हैं, जो भी परिस्थितियां, कार्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो सब एक नए नजरिए से बच्चे देखने का प्रयास करते हैं। इस समय उनके नसों में एक ऐसा ज्वार-भाटा उठता है जिसका यदि समय रहते सदुपयोग कर लिया जाए तो निश्चित ही देश को, राष्ट्र को एक योग्य नागरिक की प्राप्ति होगी। बच्चों को जो कुछ भी बनना होता है और जहां भी पहुंचना होता है वे इस किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते अपनी स्थिति का निर्धारण निस्संदेह कर लेते हैं। किशोरावस्था को सामान्य शब्दों में एडोलसेंट एज के नाम से जाना जाता है। कई बार सामाजिक संदर्भों में टीनेजर्स कहे जाते हैं किशोरावस्था के बच्चे। टीनेजर्स कहने का तात्पर्य यही है कि 12 के बाद की जो अवस्था होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब टीनेजर्स कहलाते हैं। टीनेजर्स की जो समस्याएं होती हैं वो अपने आप से लड़ना होता है उनका। प्रत्येक अंश में उनको समझौता करना पड़ता है। उनके कार्य व्यवहार ऐसे होते हैं जो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं लेकिन अनमैच्योर्ड होते हैं। नतीजा यह निकलता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में जो कुछ भी लोग हैं, जो भी हमारे अग्रज होते हैं, किशोरों के अग्रज होते हैं, वे सभी बात बात पर उन बच्चों को रोकते, टोकते, डांटते हुए से नजर आते हैं। इसीलिए बच्चे बड़ी उलझन की अवस्था में रहते हैं। इसीलिए किशोरावस्था को उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से यह इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को जो कुछ भी भविष्य में बनना है उसकी संपूर्ण आधारशिला, संपूर्ण एक ढांचा इसी किशोरावस्था में तैयार होता है। तो आइए किशोरावस्था का अर्थ और किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में हम क्रमशः चर्चा करते हैं, जिन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में। मित्रों, किशोरावस्था से आशय है सामान्यतः 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु को मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था माना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त किया है। पूर्व किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु को कहते हैं,
और उत्तर किशोरावस्था जो कि 17 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। सामान्यतः आपने टीनेजर्स शब्द सुना होगा, समाज में बहुधा उपयोग किया जाता है, बहुत जगह प्रयोग किया जाता है टीनेजर्स शब्द का। टीनेजर्स का मतलब क्या है कि जिन एज ग्रुप के अंत में ये टीन लगता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टीन लग रहा है, इनको टीनेजर्स कहते हैं। अर्थात ये न चाइल्डहुड में हैं अपने और ना ही मैच्योर हुए हैं, अपितु ये एडोलसेंट हैं, ये किशोरावस्था में हैं, और उसमें भी ये ऐसे किशोरावस्था में हैं जो कि ना ही बचपना कर सकते हैं और ना ही बड़ों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने एक उलझन की अवस्था बताया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे समस्या की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। आखिर यह क्या कारण है कि किशोरावस्था को इतने प्रकार से संबोधित किया जा रहा है? क्यों इसको उलझन की अवस्था कहा जाता है? एक एक बिंदुओं पर हम विचार करते हैं। पहले तो हम अंतर देखते हैं पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था से क्या तात्पर्य है। तो पूर्व किशोरावस्था में बच्चे जब बड़े होते हैं तो आप एक ये उम्र का समय आता है जब बच्चों को अपने आप को देखना बेहतर लगता है, अपने साथ अपने चेहरे को संवारना बेहतर लगता है। आईने में खुद को बहुत देर तक, वो चाहे किशोर हो या किशोरियां हो, खुद को देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। अपना रूप सजाना, देखना, बाकी से बेहतर साबित करना, बनाना, ये अच्छा लगता है। और पूर्व किशोरावस्था में जैसे जैसे हार्मोन्स उनके अलग अलग स्रावित होते हैं, इस हार्मोन्स की वजह से उनके शरीर में भी कई प्रकार का बदलाव होता है। इस बदलाव का जो आरंभिक समय होता है, उसी आरंभिक समय को पूर्व किशोरावस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। इस अवस्था में पुरुषों में पुरुषोचित चीजों का विकास होता है, जैसे कि उनके दाढ़ी आने लगेंगे, फिर मूछें आने शुरू होंगी धीरे धीरे, और भी शरीर के तमाम अंग प्रत्यंगों में परिवर्तन होगा। उसी प्रकार किशोरियों में भी तथाकथित परिवर्तन हो जाता है और वो स्त्रियोचित गुणों का उनमें भी विकास होने लगता है। चूंकि पूर्व किशोरावस्था में वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इनमें बहुत ज्यादा उनका अवधान नहीं लगता है। बस उनको लगता है कि ये कुछ परिवर्तन हो रहा है जो कि बेहतर है। समाज में वो लोगों को भी देखते आए हैं और उनमें भी यह परिवर्तन हो रहा है, तो अच्छा लगता है। इसलिए वो खुद को संवारना, खुद के लिए समय निकालना, अपने चेहरे को देखना, सजाना, संवारना, ये सारी चीजें करते हैं। और पूर्व किशोरावस्था में सामान्यतः समलिंगी या प्रेम भावना होती है। वो अपने आप को देखना और अपने लिए अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, लड़के हैं तो लड़कों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, और लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। इसी भावना को समलिंगी या प्रेम भावना कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी अवस्था है उत्तर किशोरावस्था, ये विषमलिंगी प्रेम भावना की। अब किशोर किशोरी पूर्णतः अनमैच्योर्ड होते हैं, लेकिन शारीरिक जो परिवर्तन हुआ है इसके बारे में समाज के तथाकथित कुछ लोगों से, कुछ तो अपने दोस्तों से, और आजकल इंटरनेट भी है, तमाम विज्ञापन भी होते हैं, इनसे पूछ समझ करके वो बदलाव हुआ है तो क्यों, कैसे, किस लिए, इन प्रश्नों का उनको सामान्यतः उत्तर मिलने लगता है। और उत्तर जिस प्रकार का मिलेगा, अर्थात सार्थक और सकारात्मक मिलेगा, तब तो सकारात्मकता की तरफ अग्रसर होंगे। अगर निरर्थक और उलझाऊ और नकारात्मक उत्तर मिल रहा है तो यहीं से बच्चे कई बार नकारात्मकता की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं, और यहाँ से उनकी भावना जो है विषमलिंगी प्रेम भावना होती है। और अधिकतर बच्चों को पता भी नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उनके माता पिता के लिए सही है कि नहीं, उनके लिए सही है कि नहीं, जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज के लिए सही है कि नहीं। इनको बिना सोचे समझे वो कई बार गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, गलत व्यवहार का प्रदर्शन भी करने लगते हैं। यह उत्तर किशोरावस्था होता है। अब तक उनके सभी अंग प्रत्यंग, पुरुष हैं तो पुरुषोचित और स्त्री हैं तो स्त्रियोचित,
विकसित हो जाते हैं। नतीजा वो फिर समाज को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं और जो हार्मोन स्रावित होता है, उस कारण से उनको यह समाज एक अलग ही खूबसूरत सा दिखाई देने लगता है और फिर से एक नया समूह बनाने की उनमें उत्कट इच्छा होती है। वह समूह उनको, वो चाहे उनके पढ़ने के लिए साथ का समूह हो, साथ बैठ कर के पढ़ाई करें, तो अपने दोस्तों का एक समूह हो, साथ घूमने के लिए, फ़िल्म देखने के लिए या फिर मनोरंजन करने के लिए, खेल खेलने के लिए, इन तमाम एक समूह बनाने के लिए वो प्रवृत्त होते हैं। और ये पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था दोनों का जो विभाजक काल है, वो 17 वर्ष की आयु का, मनोवैज्ञानिक हार्लॉक की हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी उनको ले आएँगे। उन्हीं का कहना है कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का विभाजन जो रेखा है वो 17 वर्ष की आयु है। तो अब बच्चों को, इस बच्चे के लिए बड़े उलझन की अवस्था होती है। वास्तव में उलझन की अवस्था क्यों है? ध्यान दीजिएगा, इस समय बच्चों में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण, उनका लड़के हैं तो उनका दाढ़ी, मुँह चुटपटांग कहीं थोड़ा-सा इधर निकला, थोड़ा उधर निकला, थोड़ा उनका रहन-सहन, फिर बाल भी वैसे ही बढ़ते हैं, फिर कार्य व्यवहार और मानसिकता भी उसी प्रकार का प्रभावित होता है। ना वो बच्चे रहे नहीं, इसलिए बच्चों जैसी अगर वो हरकतें करते हैं तो भी उनको डाँट पड़ती है। क्या ये कैसा बना रखा है? कैसे रह रहे हो? क्या कर रहे हो? और अगर बड़े हुए नहीं हैं जो कि बड़े की तरह सलीके से काम करें, वो भी करने का प्रायाम करते हैं तो उनको डाँट दिया जाता है, अभी कुछ दिन बाद करना, छोड़ो ये सब, अभी नहीं, अभी जाओ बैठ के पढ़ाई करो, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो। अर्थात जो भी सकारात्मक करते हैं, नकारात्मक करते हैं, हर जगह उनको डाँट मिलती रहती है, फटकार मिलती रहती है। उनको समझ में नहीं आ रहता है कि वो व्यवहार कौन-सा करें जो उचित है। वो खाना खा रहे थे, अभी तक ऐसे खा रहे थे, अब थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ, वैसे खा रहे हैं तो डाँट पड़ रही है अब। खेल खेलते थे उन्हीं समूह के साथ, उसी प्रकार से अब थोड़ा परिवर्तन हुआ तो अब डाँट पड़ती है। अर्थात वो पूर्णतः असहाय होते हैं। किस तरह से असहाय कि क्या वो करें और क्या न करें। इसीलिए इस अवस्था को बड़े ही उलझन की अवस्था कहा गया है। मित्रों, किशोरावस्था में अत्यंत तीव्र गति से बच्चों का विकास होता है। वो शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी। यह कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक और व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष में जो है बड़े तीव्र गति से विकास होता है। शरीर का विकास पूर्णतः, शरीर इन वर्षों में 12 से 18 वर्ष में, 19 वर्ष में तक ये बदल जाता है पूर्णतः। अर्थात 12 वर्ष से पहले बच्चे जैसे थे और 18 वर्ष के बाद जैसे होंगे तो पूर्णतः वो परिवर्तित हो जाते, जैसे थे उससे बदल जाते हैं अच्छी तरह से। तो और उसी प्रकार उनकी सोच भी बदल जाती है। बच्चों में इसी समय कई प्रकार के सामाजिक तथ्यों का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है। सोचने समझने की, कार्यशैली की जो है तरीका, वो उसका भी विकास होता है। बच्चे बहुत सारा देर अपने समूह के साथ समय बिताना चाहते हैं, बिताने का प्रयास करते हैं। स्टैनले हॉल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका भी कहना है कि किशोरावस्था जो है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। संघर्ष की अवस्था अर्थात वो हर जगह उनको संघर्ष करना होता है अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए। हर व्यक्ति से एक बात मनवाने के लिए घर के सदस्यों को संघर्ष करना पड़ता है। फिर तनाव होता है। एक तो दोस्तों का समूह, दोस्तों ने बना दिया कि खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने दिन में 2 बजे, और छुट्टी का दिन है तो घर वाले भी चाहते हैं कि दिन में 2 बजे, रोज तो नहीं रहता आज वो घर में रहे, और बड़े ही तरीके से वो परेशान रहता है। फिर तूफान, उसके शरीर में जो परिवर्तन होता है, जो कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं उस कारण से, और दोस्त समाज जो उसको कुछ बातें बता देता है, आजकल इंटरनेट भी बताता है, इस कारण से वो और उलझ जाता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसकी जो मनोदशाएं होती हैं वो पूर्णतः विरोधी होती हैं। विरोधी अर्थात वो सामान्य व्यक्ति के बजाय जैसे व्यवहार सामान्य व्यक्ति करता है वैसा व्यवहार वो कर नहीं पाता है, न बच्चों की तरह और न बड़ों की तरह। नतीजा क्या होता है, हर कार्य में उसको लगता है कि दूसरे व्यक्ति टांग अड़ा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेने के कारण किशोरावस्था को तनाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था कहा जाता है। लेकिन इन सब के बाद एक बात अवश्य है कि बड़ा ही खूबसूरत अवस्था होता है किशोरावस्था। जीवन में इस अवस्था को पार करने के बाद व्यक्ति के पास कुछ भी अब नया सीखने को प्रायः नहीं रह सकता है। जितना कुछ सीखना होता है, जितना कुछ करना होता है, उसके रुचियों में, उसके कार्य करने की शैली में, आवश्यकता में, सामाजिकता में, हर चीज में परिवर्तन होता है।
इस समय बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसको समझने के लिए कई तरह के आपको समस्याओं का समाधान होगा और समझने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करना होता है। चूँकि हम यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे समय, और वो अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं है, इसीलिए इस पाठ्यक्रम को हम बहुत विस्तृत नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको अलग से अगर सुनना है, करना है तो आप लिख दीजिएगा, बाद में किसी लेक्चर में हम उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है? किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं को देखते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर फिर किशोरावस्था को समझने का एक बार प्रयास करते हैं। मित्रों, किशोरावस्था की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है शारीरिक परिवर्तन। हमने चर्चा किया ही और देखा ही कि शारीरिक रूप से बच्चों में पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का और स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का विकास होता है और इनका शारीरिक पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है किशोरावस्था में। अर्थात किशोरावस्था के बाद जो है बच्चे वो वयस्क पुरुष बन जाते हैं और बच्चियां जो है वो वयस्क स्त्री बन जाती हैं। दूसरी विशेषता है मानसिक विकास। अर्थात बच्चों का जितना भी मानसिक विकास होना होता है वो इस किशोरावस्था में हो जाता है, क्योंकि हमने दो मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला तो यह था, जब बच्चे ने जन्म लिए थे अर्थात शैशवावस्था में बड़े तीव्र गति से वो सीखे थे। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को प्रथमतया देख रहे थे, समझ रहे थे और समझने के बाद उसकी कार्यशैली को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो बड़े तीव्र गति से उनका मानसिक विकास हो रहा था। ठीक उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी तथाकथित हार्मोन स्रावित होते हैं और दुनिया एक बार फिर से खूबसूरत नजर आने लगती है। फिर से उनको समूह बनाना, दोस्तों के साथ समय बिताना, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसको अब दूसरे नजरिया से समझना, अब दूसरों के समझाने की दृष्टि से समझना, भावी जीवन के लिए समझना, ये आरंभ करते हैं। तो इस अवस्था में बड़े ही तीव्र गति से उनका मानसिक विकास होता है। फिर स्थायित्व समायोजन का अभाव होता है, ये तो समस्या इसमें रहती है। स्थायित्व का अभाव अर्थात निश्चय तो कर देते हैं कि हम इस समय ऐसा कार्य करेंगे, जैसे दोस्तों को टाइम दे दिया है कि 2 बजे क्रिकेट खेलने चलेंगे, लेकिन घर पे कभी भी डांट पड़ सकती है, रोका जा सकता है, तो वो जो कार्य करते थे उन कार्यों में जो कार्य निश्चय किए थे उस कार्य को कर नहीं पाते, अर्थात उनके कार्य व्यवहार में स्थायित्व नहीं होता। इस तरह की अन्य भी समस्याएं आती हैं। फिर समायोजन का अभाव होता है, जब रोका जाता है, डांटा जाता है, टोका जाता है, तब उनको समस्या होती है और फिर वो सभी के साथ समय बिताना उचित नहीं समझते हैं और अधिकतर भाई बहनों में माता पिता के डांट फुसलने के बाद लड़ाइयां भी होती हैं, वो भी जवाब दे देते हैं बच्चे भी। इस प्रकार का उनका स्थायित्व का समायोजन का अभाव होता है और इनकी विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं। विरोधी मानसिक दशाएं से तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के विपरीत वो सोचना का प्रयास करते हैं। कभी वो बच्चे जो है अत्यंत खुश रहेंगे, अचानक उनको कोई बात याद आ जाएगी, उसको लेकर के तुरंत दुखी से दिखाई दे देंगे। एक व्यवहार उनके साथ विद्यालय में क्या हुआ था, वो व्यवहार याद आ गई, दुखी हो गए, और अभी घर में सबके साथ थे, खुशी थे। तो इस प्रकार की मानसिक दशाएं उनकी जो है वो विपरीत रहती हैं। फिर बुद्धि का अधिकतम विकास इस अवस्था में हो जाता है, जितना भी बुद्धि का विकास होना होता है। और फिर कल्पना का बाहुल्य, हाँ, किशोरावस्था में बच्चों में यह चीज रहती है, कल्पना का बाहुल्य रहता है। वो अपने कई बार इसी अवस्था से बच्चे अपने जीवन साथी का चयन करना भी समझ जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का उनको भले अर्थ न पता हो, लेकिन इसको सार्थक करने का वो प्रयास कर जाते हैं। फिल्म देखते हैं, नायक नायिकाओं को देखते हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन में भी इस कल्पना को वो साकार होता हुआ देखते हैं और बहुत सारा समय इस कल्पना में बिता देते हैं। हाँ, चाहा जाए तो रचनात्मकता की तरफ मोड़ करके इस कल्पना शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। फिर इनके रुचियों में परिवर्तन होता है। रुचियों में परिवर्तन से तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी पहले था, कार्य करने का, व्यवहार का तरीका, खाना खाने का, पढ़ने का, उनमें अब इस अवस्था में परिवर्तन होता है। हमने देखा भी समलिंगीय और विषमलिंगीय ये 2 भावनाएं होती हैं, तो इनमें परिवर्तन उनमें होता रहता है। फिर धार्मिकता का उदय। मित्रों, धार्मिक शब्द की आजकल व्याख्या गलत की जाती है। धर्म क्या है, तो सिर्फ एक हम उदाहरण लेंगे। एक आप गीता को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़िए। गीता का पहला श्लोक है,
जिसमें धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से, तो संजय से पूछा है कि धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो युद्ध भूमि था, हमें भी पता है, आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो वो यद्यपि युद्ध भूमि है लेकिन कौरव और पांडव इन दोनों के लिए फिलहाल वही धर्म है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं ये कर्म ही धर्म है। तो यहाँ पर धार्मिकता का उदय हो जाता है। धार्मिकता का उदय अर्थात बच्चे जिस समूह से संबंधित हैं या किसी व्यक्ति को वो रोल मॉडल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं इसी अवस्था में, और उसके किए गए कार्यों को अपना करके, उसके मार्ग को अपना करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। धार्मिकता से क्या तात्पर्य है? जिस व्यक्ति को रोल मॉडल के रूप में माना उसका अनुवर्तन करते हुए आगे बढ़ना। फिर आत्म प्रेम की भावना व्यक्ति में होती है। जब पूर्व किशोरावस्था है तो स्वयं को ही संवारना सजाना उसको बेहतर लगता है। फिर अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है इस अवस्था में। आप देखे होंगे तमाम ये जो गैंग बन जाते हैं या फिर जो असामाजिक तत्वों का समूह है वो इन किशोर बच्चों को ही पकड़ करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चों में पैसों के लिए या फिर अपनी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, अस्मिता के लिए उनको मतलब फोर्स करके और दूसरे मार्गों में मार्गांतरीकरण किया जा सकता है बड़े आसानी से। क्यों? उनकी समझ नहीं होती, इसलिए अपराध प्रवृत्ति का भी प्रायः विकास हो जाता है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो। फिर 11वीं मानसिक स्वतंत्रता और नियंत्रकों के प्रति विद्रोह की भावना। बच्चे इस अवस्था में मानसिक रूप से स्वतंत्रता की अनुभूति चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके क्रियाकलाप में कार्यशैलियों को हस्तक्षेप न करे, बार बार उनको रोका न जाए, टोका न जाए। इसीलिए जो भी नियंत्रक होता है, अगर वो घर में रह रहे हैं तो उनके नियंत्रक उनके माता पिता, अभिभावक, या फिर छात्रावास में है तो जो प्रशासनिक संरक्षक हो, या फिर सामाजिक व्यक्ति, समाज के जो संरक्षक, इन सब के प्रति वो हमेशा विद्रोही स्वरूप अपनाए रहते हैं। आप देखिएगा इस स्तर के बच्चे जो होंगे इस अवस्था में बहुत कम होंगे जब इन सभी लोगों के नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। हाँ, उनको समायोजित रखा जाए, समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, तब ये स्थिति बेहतर बन सकती है। फिर 12वीं विशेषता है समलिंगीय और विषमलिंगीय काम भावना। इस समय काम भावना सर्वोत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पूरे जीवन का आधार काम नहीं है तो किशोरावस्था का आधार काम जरूर है। समलिंगीय में बच्चे आपस में ही और बच्चियां आपस में, अर्थात लड़के लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ समय बिताना ये पूर्व किशोरावस्था में शुरू करते हैं। फिर विषम लिंगीय भावना में ये विपरीत होते हैं और लड़के लड़कियों के साथ समय बिताना, बातें करना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ समय बिताना, बातें करना पसंद करती हैं। ये समाज और संस्कृति और परंपरा के आधार पर होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी लड़के लड़कियां ऐसा करें ही। हो सकता है सामाजिक को समझ करके समाज की भावना को, अपने घर के संस्कार को सभी इस कार्य को करें, ऐसा संभव नहीं है। फिर 13वां है सामूहिक प्रवृत्ति का विकास। इस समय समूह प्रवृत्ति बच्चों पर हावी होती है। समूह के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे चंदा लगा करके तमाम सामूहिक समस्याओं का समाधान करते हैं। चाहे होलिका जलाना हो तो, होली का आयोजन करना हो तो, कोई पार्टी करनी हो तो, रावण जलाना हो तो अपना समूह बना के बड़े आराम से वो कर लेते हैं। फिर समाज सेवा की भावना। इस अवस्था में बड़े उत्कट रूप में समाज सेवा की भावना होती है। बच्चों का अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी सामाजिक कार्यक्रम होता है इसमें इस आयु वर्ग के बच्चे जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। श्रमदान करना हो, पार्क की सफाई करनी हो, उसमें खूब बच्चे आएंगे और इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। फिर बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। बहिर्मुखी, अब तक वो अंतर्मुखी थे, अपने बारे में सोचना समझना, घर परिवार, अब वो समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बड़े आसानी से उनके विश्वासों को सकारात्मक रूप में मोड़ा जा सकता है और उनकी समस्याओं को भी ध्यान रखा जा सकता है। यहीं से उनका संवेगात्मक जीवन आरंभ हो जाता है। संवेग से तात्पर्य यह है कि उनके जो भी क्रियाकलाप है उसको हम भी समझें, समझने के बाद उसमें अपनी प्रतिक्रिया दें।
फिर इसी के साथ उनके रुचियों में परिवर्तन होता है, रुचियाँ बदलती हैं तो व्यक्ति के क्रियाशैली भी बदल जाती है। इसीलिए संवेग आधारित जो व्यवहार होता है वो उनमें दिखाई देता है। संवेग का तात्पर्य ये है, उत्तेजना की एक अवस्था को संवेग कहते हैं, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इस आधार पर हम किशोरावस्था के बारे में जो प्रश्न आएँगे उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आप इनकी विशेषताओं को समझ पाए होंगे। तो साथियों, किशोरावस्था बड़े ही उलझन की अवस्था है और जीवन का आधार होता है। हमें, चाहे हम अभिभावक के रूप में हों, चाहे शिक्षक के रूप में हों या फिर संस्था के प्रबंधक या प्रशासक के रूप में, किशोरों के व्यवहार को समझना बहुत ही अनिवार्य है और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करना। अब जैसा कि हम देखें कि बच्चे की जो मनोदशा होती है वो विरोधी होती है, तो हर बात में उनके कार्यशैली को उल्टा बता करके, डांट टपट करके अगर हम अवदमित करते हैं उनकी भावनाओं को, इच्छाओं को, तो उनकी जो प्रतिक्रिया होगी किशोरों की, वो कहीं न कहीं समाज के लिए और उस परिधि के लिए, परिवेश के लिए अच्छी नहीं होगी और ना ही उन किशोरों के जीवन के लिए अच्छी होगी। उनमें बहुत ज़्यादा समायोजन का सामर्थ्य अभी नहीं होता है। नतीजा यह निकलता है कि जब भी हम उनको डाँटते हैं तो कई बार उसका जो है प्रतिक्रिया विपरीत दिखाई देता है। इस अवस्था में एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होगा कि किशोरावस्था का आरंभ का और खत्म होने का जो समय है, समयावधि, वो अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति के बदलने से बदलता है। अर्थात जो ठंडे प्रदेश के बच्चे होते हैं, वो देर से बड़े होते हैं और देर तक जो है उनमें किशोरावस्था रहती है। किशोरावस्था का आरंभ भी देर से होता है और देर तक वो किशोरावस्था में रहते भी हैं। वहीं जो गर्म प्रदेश के बच्चे हैं, वो समय से पूर्व किशोरावस्था में आ जाते हैं और समय से पूर्व उनकी किशोरावस्था खत्म भी हो जाती है। तो यह जो समय है, यह निश्चित इदम इत्थम-तया नहीं है कि ऐसा ही रहेगा हर परिस्थिति में, हर जगह। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में खासकर उनको संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा देना चाहिए, संवेगों का परिपोषण करना चाहिए और सार्थकता की तरफ उनके कार्य व्यवहार को मोड़ना चाहिए। हमेशा उनको सिर्फ डाँट करके भगा देने के बजाय वो जो कुछ कह रहे हैं उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उनको वास्तविकार्थ बताना चाहिए, वास्तविक परिस्थिति से परिचित कराना चाहिए। और शारीरिक विकास के लिए भी इस अवस्था में शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि उनका परिवर्तन होता है हार्मोन्स का और कहीं न कहीं वो अलग क्षेत्रों में न भटक जाएँ। इसलिए उनके शक्तियों का कहीं मार्गान्तीकरण करना होता है। मार्गान्तीकरण करने के लिए उचित खेल-कूद की भावना का विकास उनमें कराया जावे। शिक्षा-दीक्षा में पाठ्यक्रम में हमेशा रुचिपूर्ण वस्तुओं को या क्रियात्मक वस्तुओं को स्थान देना चाहिए। सामाजिकता के विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। उनकी वैयक्तिक भिन्नता है, एक वैयक्तिक भिन्नता का संप्रत्यय मनोविज्ञान का, शायद हमारे पाठ्यक्रम में है नहीं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा न करेंगे। वैयक्तिक भिन्नता का सामान्य अर्थ जानिए कि हम सभी, हमारे घर में अगर 4 भाई-बहन हैं तो चारों की कार्यशैली, चारों के विचार, चारों का रहन-सहन, बात करने का तरीका सब एक जैसा नहीं है। क्यों? चारों ही एक ही प्रश्न का उत्तर एक बराबर, एक जैसा, एक समय पर नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता है और वो ईश्वरीय देन है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर सभी किशोरों के साथ एक जैसा व्यवहार न किया जाए। फिर उनको यौन शिक्षा की इस समय महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शारीरिक परिवर्तन होता है, हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कार्य करें, क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो उनको बड़े ही आसानी से, बड़े ही संयमित ढंग से यौन शिक्षा देनी चाहिए। फिर व्यवहार जो है वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और इस प्रकार से अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित ही किशोर आगे चल के एक बेहतर और सुयोग्य नागरिक के रूप में जीवन जिएंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। अब हम अगले व्याख्यान में फिर एक नए बिंदु के साथ मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।